ओके बेटा, किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास में? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है लास्ट क्लास में? ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक which is current on a force on a current carrying wire. Okay, so let's start the topic. Let us suppose हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इट इज कैरिंग अ करंट आई. Now some magnetic field is present over here. Okay, magnetic field is present, vector V. So what is the force on this wire? I need to calculate. एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें एक करंट कैरिंग वायर रखी हुई है. ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग वायर पे. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्यों लगना चाहिए. एक बात बताओ, अगर करंट फ्लो कर रही है तो क्या इलेक्ट्रॉन मोशन में है? यस सर। ओके, सो अगर ये करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वायर में करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन है. तो कैन आई से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? यस सर। तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? यस सर। अच्छा, ऑन एन एवरेज बात करूं, मैं यहाँ रैंडम मोशन की बात नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन के, मैं ऑन एन एवरेज जो एक मोशन है जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? बोल सकते हैं with some given velocity. Okay, and that is defined over here by thermal energy. तो सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ओके, व्हाट वी कैन से सैचुरेशन वेलोसिटी एज वेल, सैचुरेशन वेलोसिटी से इस वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? अच्छा, तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन वायर से बाहर कहीं है? नहीं ना, वो इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो कैन आई से देयर इज अ क्यूमुलेटिव फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस वायर? यस सर। तो नेट एक फोर्स होगा जो उस करंट कैरिंग वायर पे लग रहा है. तो अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट, एक मूविंग चार्ज. अगर एक मूविंग चार्ज है तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज let us suppose E, okay, in external magnetic field vector V. So what should be the force? If I am saying what is the force, can I say, अच्छा यहाँ पर अगर हम लॉरेंस फोर्स की बात करें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? यस सर। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपको क्या बताया था? व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड? Q टाइम्स वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यही बताया था. यस सर। ओके, सो द magnetic force Fm prime is equal to Q. What is Q over here? Can I say that is E, electronic charge? यस Q सर। times vector V cross vector B. That is the force which is acting on the electron. Clear? यस सर। Acha. Now my question is, uh, let us suppose, let us try to see the cross section of this wire. ओके, मैं इस वायर के क्रॉस सेक्शन को देखना चाह रहा हूँ, दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. अच्छा, मैं यहाँ क्या एजम्पशन लेके चल रहा हूँ? मैं ये एजम्पशन लेकर चलता हूँ कि वायर का क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है थ्रू आउट एंटायर स्ट्रक्चर. पूरी वायर की लेंथ के अलॉन्ग अगर मैं देखूँ तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन वो कांस्टेंट है, फिक्स है. मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर वायर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है कहीं कम है.
मैं इस तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं मान रहा। मैं क्या मानकर चल रहा हूं कि एक सिंपल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? Yes, sir. ओके। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हाट आई एम सेइंग, electron density, that is n, and what I can say, electrons per meter cube। एक मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्लियर हुआ आप सभी को? Yes, sir. अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। मैं इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम जैसा। ठीक है, ये मेरा वायर है। ओके, ठीक। अच्छा, हम मान कर चलते हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो मैं इस क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन ए से मैं स्टडी कर रहा हूं। इसको क्रॉस सेक्शन ए से मैं देखने की कोशिश करूंगा। ओके, सो दिस इज माय क्रॉस सेक्शन ए। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं यहां इस क्रॉस सेक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 1 सेकंड के बाद कहां पर होंगे? इस वायर के अलॉन्ग अगर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से यहां पर मूव कर रहे हैं तो 1 सेकंड के बाद कहां पर होंगे? इस लोकेशन से कहना इसे कि ये इलेक्ट्रॉन v डिस्टेंस अवे यहां पर आ जाएंगे। Yes, sir. अगर मैं ये पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक, ये येलो कलर से मान के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन शीट मैं मान रहा हूं, एक सरफेस ले रहा हूं जिसमें उस सरफेस पे सारे इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, उस क्रॉस सेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो सारे के सारे v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्या वो 1 सेकंड के बाद v डिस्टेंस अवे आ जाएंगे? अच्छा, अगर मैं इसी तरह से रैंडम यहां पर कोई ग्रीन कलर का कोई क्रॉस सेक्शन लूं, वहां के जो इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो 1 सेकंड के बाद यहां पर कहीं आ जाएंगे v डिस्टेंस अवे? दिस वन। Yes, sir. तो बेटा कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 सेकंड के बाद इस पूरे वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे? कहना इसे Yes, इस sir. पूरी वी लेंथ में जितने इलेक्ट्रॉन के वो सारे 1 सेकंड के बाद ये वाला वॉल्यूम एक्वायर कर लेंगे और पीछे वाले वी लेंथ के वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। कहना इसे? तो एक बात बताओ कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया? 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया? वॉल्यूम डेंसिटी आपको पता है एन, और कितना वॉल्यूम कवर हुआ है 1 सेकंड में अगर मैं देखूं? πr² अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए बोलता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सो व्हाट शुड बी द वॉल्यूम? कैन आई से AV. ए इंटू वी? Yes, sir. तो एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये तो कंटिन्यूअस मोशन होगा, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इन 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस? n इज इक्वल टू डेंसिटी कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम A इंटू V। कैन आई से? Yes, sir. अच्छा, ये तो हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन। अब मैं आपसे ये पूछूं, क्वेश्चन मेरा अब ये बनता है आपसे कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोस इन 1 सेकेंड क्या होगा? दैट इज Q is equal to, can I say that is N into E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Yes, sir. सभी को क्लियर है ये चीज? Yes, एक बात बताओ, ये जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ
वो 1 सेकंड में फ्लो हुआ है। तो कैन आई से हियर दैट इज रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नथिंग बट n into e, लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. And that is nothing but I think you are now quite agreed with me this one. हाँ सर। Yes, sir. Okay, यहाँ पर सभी को किसी को कोई डाउट है? क्लियर सर। नहीं ना, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, ओके जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इट्स सेविंग। ये तो हुआ कि रेट ऑफ चार्ज इतने, मतलब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ये आते हैं कि चलो टोटल फोर्स कितना काम करेगा, टोटल फोर्स की बात करें अगर हम, सर टोटल फोर्स Q into E, Q into E, total charge into E. Yeah. So can I say the total force which is acting, look at this one, ये एक इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ओवर हियर, कैन एनीवन गिव द आंसर? क्या मैं सारे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स, देखो मैंने स्टार्ट में आपको क्या बताया था कि सारे इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लगेगा। Yes, sir. तो चाहे तो मैं ये करूं कि सारे इलेक्ट्रॉन, चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन का फोर्स की वैल्यू सेम आएगी, ओके। फोर्स का मैंने लिखा ना E इंटू वी क्रॉस बी, पी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि सारे इलेक्ट्रॉन पे काम कर रही है सेम, वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी सेम हुई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो सारे का सेम होगा। तो इसका मतलब कैन आई से कि ऐसी सिचुएशन में हर एक इलेक्ट्रॉन पे सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वर्क कर रहा है, एग्री? हाँ सर। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं टोटल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, तो दो चीजें हैं। पहला, या तो हर एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स को आप ऐड कर दो, वेक्टर सम लो, और वेक्टर सम यहां सिंपल स्केलर सम ही होगा, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो चाहे उनका वेक्टर सम करो चाहे उनका मैग्नीट्यूड का सम करके वही डायरेक्शन लग दो, बात तो सेम हुई ना। यस सर। अच्छा, तो दो तरीके हैं, या तो आप सारे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्सेस को आप क्या करो, ऐड करते जाओ। दूसरा तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों मेथड सेम रिजल्ट देंगे या नहीं? हाँ सर। ओके, अगर दोनों सेम रिजल्ट देंगे तो कैन आई से द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वायर से तो बाहर नहीं है ना, वायर के अंदर ही है, यस सर। ओके, ऑन द वायर, एंड व्हाट आई कैन राइट F इज इक्वल टू टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन होंगे एक सेकंड में जो फ्लो किए हैं, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंगल फोर्स ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, ध्यान से देखो, that is the total electron and that is the force acting on the single electron. Yes, sir. Clear? यस सर। Okay. अगर आपको ये क्लियर है, so now tell me what I can write over here, force. Just club these together and look at this any from this expression. What I can write? Can I write this one is as electronic charge into NaV
टाइम्स वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b लिख सकते हैं? हाँ सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? नो सर। फाइन, ओके। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? एनीवन? करंट डेंसिटी सर। अभी मैंने क्या बताया था, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? Sir, ENAV. Can I say this is the electric current? हाँ 1 सर। सेकंड Yes, sir. बोल सकते हैं दैट इज आई। यस सर। बट वन मोर मॉडिफिकेशन, हम बात कर रहे हैं वायर की। तो अगर हम एक एक्सटर्नल वायर ले रहे हैं तो मुझे कैसे पता कि इसके अंदर चार्ज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? सो कैन दिस एक्सप्रेशन इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन? क्या ये एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेलोसिटी फैक्टर आ रहा हो इलेक्ट्रॉन का? मैं आपको एक रैंडम वायर दे दूं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैं इजीली कैलकुलेट कर सकूं। अब मैं आपको ये फॉर्मूला दूं आई इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या आप बता सकते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? पहले तो वो फाइंड आउट करो, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओगे तब आपका सॉल्व होगा। सो इज इट द कन्वीनियंट वे और शुड आई मेक समथिंग एल्स? यस सर, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। Some modification? All of you are agree? Yes, sir. Okay, fine. So what I'm saying, this is something like F is equal to, seems like I into vector V cross vector B. Okay, clear? अब स्लाइट मॉडिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो मैं ये वेक्टर बी लिख रहा हूं, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाओ, मैंने आपको क्या बताया था, मैं जो एज्यूम करने की कोशिश कर रहा था, यहां पर मैं कहीं ना कहीं v को डिस्टेंस से कोरिलेट कर रहा था। हाँ सर। सारी चीजें मैं सारी चीजें अभी तक अगर मैंने जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है सब यूनिट सेकंड में लेके किया है। 1 सेकंड में क्या हो रहा है? हाँ Yes, सर। sir. तो अगर 1 सेकंड में v क्या होगा? 1 सेकंड में v तो क्या है? ट्रेवल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल। Yes, sir. यस सर। तो रादर देन सेइंग, अगर मैं बोल रहा हूं 1 सेकंड, अभी तक देखो यहां पर सारी, अगर मैं इस फैक्टर को करंट बोल रहा हूं, इसका मतलब 1 सेकंड में इतने चार्ज फ्लो हुए तभी मैंने इसको करंट बोला। अभी तक मैंने 1 सेकंड की बात की है, तो उस 1 सेकंड में इतने चार्ज फ्लो हुए हैं, दैट मींस दैट इज व्हाई E into NAV is nothing but current. क्लियर है? क्लियर सर। तो कैन आई से दिस फैक्टर इज नथिंग बट द डिस्टेंस फैक्टर? Yes, कैन आई sir. से दिस वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? यस सर। ओके, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसका मतलब अगर मैं लिख देता हूं यहां पर इसको, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, तो इसका मतलब v यहां पर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर मेरे एनालिसिस में रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1 सेकंड में। ठीक है, लेकिन अगर मैं वायर की बात करता हूं, अब मैंने तो ये बात की पूरा 1 सेकंड में क्या एनालिसिस हो रहा है, 1 सेकंड में v डिस्टेंस जो ट्रेवल कर गई है उतने सेक्शन पे क्या फोर्स लग रहा है। इट्स रादर सिंपल टू से, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज v डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, ठीक है, तो उस वॉल्यूम में v इंटू ए वॉल्यूम में वो जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे उन्हीं का फोर्स सम निकाल रहा हूं मैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस सर, क्लियर। 1 सेकंड में ये v लेंथ ट्रेवल कर गए इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल लगने वाले फोर्स को ही तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इस टोटल v डिस्टेंस में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को तो मैं देख रहा हूं, एनालाइज Yes, कर sir. रहा हूं। अच्छा, अब एक बात बताओ, वो फोर्स क्या निकल कर आ रहा है? वो फोर्स कुछ इस तरह से निकल कर आ रहा है, आई इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मल्टीप्लाइड क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। ये तो हो गया फोर्स। तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है कि अगर मैं एक डिफरेंशियल लेंथ
एज्यूम करूं, एक डिफरेंशियल लेंथ dl एज्यूम करूं इस वायर का, तो कैन आई से द फोर्स इज नथिंग बट करंट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर v? हाँ सर, अगर Yes, sir. यूनिट टाइम पे अगर लेके चलते हैं तो मैं अगर पूरा डिस्टेंस ना लेके, अभी तो मैं 1 सेकंड को टारगेट कर रहा था, ठीक है, तो रेट ऑफ करंट मुझे मिल गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मिल गया। अब मैं v डिस्टेंस पे ना बात करके एक स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट पे बात करूं, तो कैन आई से इट इज नथिंग बट i वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर v, यस सर, infinitesimally small displacement dl, can I say? Yes, sir. And what is I vector dl? Is the current element. Current element. Okay, so I think it's now clear to all of you. Now from here, what I can write, the force acting on this differential, what I can say, current element is I times vector dl cross vector v. Can I say? यस ओके, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं कि चलो 1 सेकंड में मुझे पता हुआ, जस्ट लाइक अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v वेलोसिटी से, तो मैं क्वेश्चन अगर करूं कि ठीक है, अगर v वेलोसिटी से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, dl डिस्टेंस मूव करने में कितना समय लेंगे? कैन आई से dl अपॉन v? हाँ सर, अच्छा, Yes, sir. 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इतने सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मल्टीप्लाइड बाय dl अपॉन v कर दो, v से v कैंसिल, dl आ जाएगा। हाँ सर, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, सो बुक्स में सीधे dl लिख देते हैं, मैं इस वे में आपको बताया ताकि आपको क्लियर हो। समझ में आ गया? 1 सेकंड में अगर v डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो कितने समय में dl डिस्टेंस ट्रेवल होगा? दैट इज नथिंग बट इक्वल टू t डैश में। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा t डैश टाइम में? दैट इज नथिंग बट दिस मल्टीप्लाइड बाय dl अपॉन v। तो v टू v कैंसिल आउट, क्योंकि यूनिट टाइम में इतने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो इतने टाइम में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, यस सर, and that is the thing which you will get actually over here. If you will multiply over here, you will get what is the amount of charge that flows in terms of current. Clear? So this is the way. So this is the final expression which gives you the this relation gives you the fundamental outcomes about what is the force which is acting on a current carrying wire which is placed in external magnetic field. सभी को क्लियर हो गया? यस सर, किसी को कोई डाउट है बेटा? No, sir. Okay, so now the second one is force between current carrying wires. So आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कुछ कि आपके पास 2 करंट कैरिंग वायर हैं। ओके, 2 करंट कैरिंग वायर हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें फ्लो कर रहा है I2। आई एम नॉट सेइंग इनफाइनाइटली लॉन्ग, ओके, मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक फाइनाइट लेंथ की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ओके, नाउ दोनों में करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2। अब इनके बीच में फोर्स क्यों वर्क करेगा वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वायर 1 को टारगेट कर रहे हैं। आप फ्री हो, अपनी एनालिसिस किसी भी वायर से स्टार्ट कर सकते हो। वेदर यू वांट यू कैन स्टार्ट योर एनालिसिस फ्रॉम वायर 1, और इफ यू वांट यू कैन एनालाइज योर यू स्टार्ट योर एनालिसिस फ्रॉम वायर 2। एवरीथिंग अप टू यू, रिजल्ट एंड रिजल्ट सेम ही होगा, आप जैसे भी करो। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मैंने वायर 1 से स्टार्ट किया। पहले एक बात बताओ, एक करंट कैरिंग वायर है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? हाँ सर, Yes, अगर sir. मैं वायर 1 को टारगेट करूं और मैं अपना राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो क्या वायर 1 की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इनसाइड द पेपर प्लेन होगा? यस सर, Yes, sir. अच्छा, it seems like wire 2 is placed in an external magnetic field V1. यस सर, Will it experience any force? Yes, sir. That is the thing. अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे ले लूंगा, 2 इनफिनिटली लॉन्ग। मैं इसलिए इस तरह से आपको बता रहा हूँ ना, जिससे आपको आसानी रहे कि कोई भी रैंडम एग्जांपल आ जाए तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना। अगर मैं बुकिश वे में चला जाऊं कि 2 इनफिनिटली लॉन्ग, उनके बीच में फोर्स कितना आएगा, उसका फॉर्मूला आपको बता दूं,
So but that will not give you any approach. Rather than let us try to analyze in a simple way. करना क्या है, आपकी मर्जी, आप चाहे वायर 1 से स्टार्ट करो चाहे वायर 2 से। हमने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल वायर 1। मैंने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेट किया वायर 1 की वजह से वायर 2 के लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। वायर 1 की वजह से वायर 2 के लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट आई हैव कंप्यूटेड। और आप सभी को पता है व्हाट शुड बी द व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड, व्हाट शुड बी द फील्ड, mu by 4 pi ideal cross r upon r vector cube. yeah, that is ideal cross vector unit vector ar upon 4 pi r square, is it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So all of you know. Okay. So using this formula, can I write the expression of magnetic field which is acting on the wire 2 and generated because of wire 1? And what that field is? V1 is equal to I is it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. और h लिखोगे तो म्यू नॉट आई हो जाएगा। That is actually this is the distance r. Okay, fine. Now can I say this is the magnetic force, not force, that is the magnetic field generated at the location of wire 2 due to wire 1। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू वायर 1 एट द लोकेशन ऑफ वायर 2। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सबसे पहले मैं अप्रोच आपको बता देता हूँ। दैट इज माय स्टेप नंबर 1। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 सेज step number 2 says current carrying wire 2 is placed in external magnetic field V1. If so, then what is the force? Can I say the force is magnetic force acting on wire 2, that is df is equal to I2 times vector dl2 cross vector b1. Can I say? Yes, sir. Okay. Now you know what is vector b1. Okay. I dl2. What is the direction of dl2? Direction of dl2 is nothing but the direction in which current I2 is flowing. Okay, clear? Yes, sir. So now just put the value of b. That is I2 vector dl2 cross I times vector dl cross vector ar upon 4 pi r square. This is I1 actually. So vector df is I1
I2 upon 4 pi r square vector dl2 cross vector dl1 cross unit vector ar. Is it clear? Yes, sir. So this is the expression. Okay, the force acting between two current carrying wires. दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में क्या फोर्स लग रहा है. अच्छा, मैं ये दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के बीच में अगर आपसे फोर्स पूछूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखो इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो जो भी फोर्स निकालना होगा वो पर यूनिट लेंथ निकालेंगे. ठीक है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल कर आ जाएगी, आई अपॉन 2 पाई डी, मतलब 2 पाई आर, आई अपॉन 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. और उसके बाद आई डी एल अपॉन 2 पाई आर, तो इनफाइनाइट लेंथ की अगर मैं पूछूं तो आई अपॉन 2 पाई आर, यही आपने कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड बी पर यूनिट लेंथ. Yes, sir. Okay, so if we have calculated this one, now what I'm asking, what is the force acting on the current carrying wire I2? तो सबसे पहले आप B1 लिख लोगे I upon 2 pi r. Now use this formula in order to find out what is the force acting on wire 2 per unit length. मतलब F upon DL2. F upon DL2. You need to calculate. This is the assignment. I will give it as an assignment problem to all of you. अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, बट यूजिंग दिस अप्रोच यू कैन इजीली कैलकुलेट इट. ओके, Yes, sir. okay, fine. So before going to the numerical problem which I am trying to discuss in the today's class, let me tell some points over here. सर हाँ बेटा बताइए. सर इसमें कूलम्बिक फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बस मैग्नेटिक फोर्स निकाला या है. दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, दैट्स इट. ओके, यस सर. fine. Now let's discuss one more point over here. देखो बेटा, ये दो करंट कैरिंग वायर थे. सर जो प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा डाउट था. एक मिनट में आ रहा हूँ. हाँ बताइए. सर जो DL2 क्रॉस DL1 क्रॉस AR है, तो इसका बेसिकली जो फोर्स, जिसमें मैंने 12th में अपन ने 12th में पढ़ा था कि बेसिकली जब सेम करंट है तो अट्रैक्शन होता है दोनों वायर में. तो एक्चुअली इसका जो वेक्टर आएगा वो AR वेक्टर, एरो वेक्टर के माइनस एरो वेक्टर के थ्रू इसका वेक्टर आना चाहिए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट. दैट द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. अभी मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पर. ओके, सो आई एम टेकिंग टू केसेस, केस 1 एंड हियर केस 2. Let us consider two current carrying wire with the same current, I1, I2. Here two current carrying wire with the opposite current, I1, I2. Let's see one by one. एक बात बताओ, अगर मैं केस 1 देख रहा हूँ, दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, वायर 1, वायर 2. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि वायर 1 की वजह से फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर होगा. फर्स्ट केस में वायर 1 की वजह से फील्ड का डायरेक्शन कहां पर होगा. इनटू द प्लेन. कहां पर होगा, इनटू द प्लेन. इनटू द प्लेन. ओके, अच्छा, मतलब कुछ मैं ऐसा कर दूं. अब क्विकली मुझे बताइए कि फोर्स कहां पर लगेगा. I2 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. I टाइम्स वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर B था. DL क्या है, डायरेक्शन ऑफ I2. डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज डायरेक्शन ऑफ DL. तो DL क्रॉस वेक्टर B मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का. Yes, sir. देखो I2 ऊपर है और B इस तरह से है, तो अगर मैं थंब लगाऊं I की डायरेक्शन क्रॉस विद B की डायरेक्शन, तो कैन आई से दिस इज द लेफ्ट साइड in the plane. Yes, sir. So that is nothing but I can say the force F2 is in this direction. Clear? यस सर. अच्छा, अब मुझे बेटा जल्दी से ये बता दो कि what is the direction of B2 field because of current carrying wire 2. Upward. आउट ऑफ द प्लेन. Out of the plane. Okay.
अच्छा, अब वायर 1 को कंसीडर करो, करंट इस तरह से फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, तो लगाओ थंब रूल लगाओ, फ्रॉम द करंट डायरेक्शन टुवर्ड्स द फील्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? राइट साइड। Right Right side side. towards, yeah, that means towards the wire 2. So it seems like both are attracting each other. यस सर। Okay, so that means if currents are in the same direction, what it means, wires will attract each other. Okay, fine. Case 2. अब केस 2 में जल्दी से बताइए, बिकॉज ऑफ वायर 1 व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड E1? इनवर्ड। Inward? I think the same thing will happen over here because of wire 1. So now tell me, what is the force acting on wire 2? लेफ्ट राइट साइड से सर। Right side. Can you see the current is flowing this one in the downward direction while the magnetic field is working this like this. तो मुझे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा? मेरे फिंगर्स को यहां से यहां रोटेट करना है, यहां से यहां, तो मैं जब रोटेट करूंगा इस तरह से तो थंब मेरा राइट साइड जा रहा है, इज इट? Yes, sir. So can I say the force is acting over here, F2? यस सर। Now what is the direction of vector B2? क्रॉस। Can I say that is nothing but inside the plane B2? Yes, sir. If it's inside the plane, current ऐसी flow कर रही है, okay, and now the field is working like this. So what is the, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिंगर्स को रोटेट करना है, Left side है। लेफ्ट साइड, या फाइन, सभी को क्लियर है लेफ्ट साइड? Yes, sir. So it means F1 is, so it seems like they are repelling each other. Okay, so if currents are in the opposite direction, implies that wires will repel each other. किसी को कोई डाउट है? नो सर। फाइन, सो यहाँ तक कीजिए, तो मैं आपको असाइनमेंट जो प्रॉब्लम दूंगा उसमें मैं आपको ये कैलकुलेट करने के लिए अभी आज मैं फ्लोट करूंगा, कल आपका क्विज शेड्यूल होगा, तो क्विज और असाइनमेंट दोनों आज मैं फ्लोट कर दूंगा, लेकिन शेड्यूल कल है। असाइनमेंट में मैं आपको प्रॉब्लम अभी बता देता हूं मैं क्या देने जा रहा हूं, सिंगल प्रॉब्लम रहेगा। यू नीड टू फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है, दो करंट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स होंगी, उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सो अब वो मैं करंट की डायरेक्शन जो भी दे सकता हूँ, पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उसके बेसिस पे आपको डायरेक्शन बताना होगा, बट अब यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्स एंड दैट इज नथिंग बट यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट इन द फॉर्मूला, यू नीड टू फॉर्मुलेट द फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला आपको जनरल वे में डेराइव कर देना है, दैट्स इट। क्लियर? क्लियर सर। Okay. Yes, sir. But before going to give you the quiz, I would like to discuss a few points which I have already covered in the last class. मैंने जो बाउंड्री कंडीशंस का आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ना, सेकंड क्लास में, आई थिंक लास्ट क्लास में बताया था मैंने, उसमें कुछ इंटरप्रिटेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं थे, वो ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं क्विज फ्लोट करूंगा तो मे भी आप में से कुछ लोग ना कर पाऊँ, तो ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से सुन लेना। क्लियर है? अगर वैसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अगर आप वेक्टर कैलकुलस आपको अच्छे से आता है देन यू कैन इजीली सॉल्व इट, बट लेट मी गिव यू द सम ऑब्जर्वेशन। मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं यहां पर। पहला फॉर्मूला अगर आप देखोगे, वेक्टर an क्रॉस व्हाट इज द थिंग, H final minus H initial is equal to vector K. Is it? Vector an cross H final minus H initial is equal to K. पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। एंड द सेकंड वन,
इज वेक्टर an डॉट बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज इक्वल टू 0। मान लो ये आपका, मैं डायग्राम बना देता हूं, ये इंटरफेस है, ठीक है। यहां पर मीडियम दूसरा है, यहां पर मीडियम कुछ और है। दैट इज, यहां मैं लिख सकता हूं H फाइनल E फाइनल, यहां पर H इनिशियल B इनिशियल, ठीक है। फील्ड ऐसे स्ट्राइक कर रही है और कुछ यहाँ पर इंटरफेस से ऐसे निकल रही है, ओके। एंड दैट इज नॉर्मल वेक्टर, इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड नॉर्मल वेक्टर। सभी को क्लियर है ये पूरा चीज? यस सर। यस अच्छा, सर। लेट सपोज ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, अच्छा एक बात बताओ, H और B दोनों का डायरेक्शन सेम होगा या नहीं? यस सर। होगा। What is B? B is equal to mu into H. Mu is an scalar quantity, positive quantity. So obviously B and H both will have same direction. Same direction है, and that direction is represented by this arrow, green color arrow. HI, HF. एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मल वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है? हाँ सर। यस सर। अच्छा, मुझे जरा क्विकली बताइए कि अगर मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्या वो सरफेस के टेंजेंशियल होगा? तो किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट? चलो मैं इसको ओपन कर देता हूं, इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं मैं। वेक्टर an, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, यार एक बात बताओ, वेक्टर an का अगर मैं hf के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, an का hf के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, मैं आपको बता रहा हूं दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b। तो कैन आई से वेक्टर a का वेक्टर b के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। यस सर। पूरी पीपीटी लॉस्ट हो गई क्या है? ओके, सो आई कैन से, एक मिनट बेटा, पूरी मेहनत बेकार हो गई मेरी, नॉलेज का कहीं टैबलेट। ओके बेटा, मुझे एक बार क्विकली रीड्रॉ कर लेने दो, ये देख लो कि जो बताया था वो सब तो है कि नहीं। ओके फाइन, मैं क्विकली लिख देता हूं, तब तक आप ये बताओ कि अगर वेक्टर a का वेक्टर b के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो क्या जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। Okay, so this is my interface. Here I have one medium, here I have another medium. Wave is striking like this, HI, BI, and then it's moving something like this, HF, and we have normal vector something like this, vector A perpendicular. Okay, so let us try to write this one. So if we will open the bracket, it seems like vector an cross with vector hf minus vector an cross product with vector hi is equal to vector k. Tell me रिजल्टेंट, जो ये पहला टर्म है इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या सरफेस के टेंजेंशियल होगा? देखो, वेक्टर an नॉर्मल टू द सरफेस है, इंटरफेस के नॉर्मल है, ये मेरा इंटरफेस है दोनों मीडियम का, ओके। वेक्टर an परपेंडिकुलर टू इंटरफेस है, तो अगर वेक्टर an का वेक्टर hf के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर an के भी परपेंडिकुलर होगा और hf के भी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब वो रिजल्टेंट वेक्टर
जिस भी प्लेन में वेक्टर an और वेक्टर hf, एक देखो अगर मैं इस प्लेन को देखूं, इस वाले प्लेन को अगर मैं ऐसे एक प्लेन ड्रॉ करूं, तो कैन आई से कि वेक्टर hf और वेक्टर an दोनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं? यस सर। यस सर। दो लाइन कैसे भी रैंडम डायरेक्शन में दो लाइन हो, क्या उन दोनों लाइन को कवर करते हुए एक प्लेन खींचा जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है? बिल्कुल सर। यस सर। ठीक है, तो सीम्स लाइक दो प्लेन है, रैंडम कुछ भी उनका डायरेक्शन हो, लेकिन उन दोनों लाइंस को कवर करते हुए एक प्लेन जरूर जाएगा, पॉसिबिलिटी 100% है। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, तो कैन आई से जो मेरा रिजल्ट आएगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? हाँ सर। अच्छा, अगर वेक्टर an मेरे इस पिंक प्लेन में लाई कर रहा है, जिसमें वेक्टर hf भी लाई कर रहा है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट इस पिंक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वेक्टर an के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर वेक्टर an के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली इट इज टेंजेंशियल टू द इंटरफेस। बिल्कुल सर। Same thing can I say about this one? The result is also tangential to the interface. यस सर। यस सर। इसीलिए बुक में पढ़ोगे ये के आपको बोलता है सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस में फ्लो कर रही है, सरफेस के टेंजेंशियल है। यस सर। ओके, सो हियर व्हाट आई कैन से कंक्लूड दैट, मतलब अच्छा एक चीज और मुझे बताना कि अगर मैं चलो एक वेक्टर लेता हूं ax, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं 3ay प्लस 4ax। देखो मेरा एक वेक्टर, ये मेरा एक वेक्टर है, वेक्टर a, उसका अगर मैं ax के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? इसका रिजल्ट क्या है? 3az, मतलब 3 and टेंजेंशियल टू बोथ, नॉर्मल टू बोथ वेक्टर az जो कि x वेक्टर ax के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर ay के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है? यस सर। अच्छा, कहीं ना कहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं जो प्रोजेक्शन ले रहा हूं दैट मींस, या मैं az को भी ना देखूं, मैं क्या देख रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं कि मेरा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 3az, नो डाउट, दैट्स फाइन, लेकिन कैन आई से दैट आई एम टारगेटिंग दिस नॉर्मल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस यूनिट वेक्टर? यस सर। ओके, सो अब मैं इस चीज को, पूरे स्टेटमेंट को क्लब करके, ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं क्लब करने जा रहा हूं, और मैं क्लब करके क्या लिखना चाहता हूं, ये रिजल्ट क्या देगा? रिजल्ट सर डिफरेंस ऑफ टेंजेंशियल वेक्टर दो मीडियम के, मतलब सर जैसे मान लीजिए करंट डेंसिटी अगर 0 हो जाए, मान के चलते हैं तो करंट डेंसिटी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको, लॉजिक आपके दिमाग में है, मैंने जो बताया वो लॉजिक आपके दिमाग में है, माइंड में है? अच्छा, ये भी टेंजेंशियल दे रहा है, ये भी टेंजेंशियल दे रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का कहीं ना कहीं मेरा मतलब ये है कि मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं इस सरफेस पे टेंजेंशियल। यस सर। ओके, सो विल इट कंटिन्यूअस? क्या जो वैल्यू फाइनल मीडियम में थी वही वैल्यू इनिशियल मीडियम में आ रही है? क्या दोनों का डिफरेंस, दोनों के टेंजेंशियल कंपोनेंट का डिफरेंस 0 हो रहा है? नो सर। तो विल इट दे कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस मतलब पहले मीडियम में जो था वही अभी भी है, मतलब दोनों मीडियम में सेम है। कंटिन्यूअस विल इट नहीं। सेम? नो सर। व्हाई? Which factor is responsible? K, current density. Is it clear? Yes sir. So that is the thing. It's no longer continuous. Okay. But अगर मैं बोल दूं surface current density 0 है, will it continuous? Yes sir. Okay. Good. Now tell me the second expression. In the same way, what about this one? Vector an dot b final minus b initial. अब एक चीज देखो, अगर यहीं पर मैं
क्रॉस प्रोडक्ट ना लेकर डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो इसका क्या मतलब है? यहां पर डॉट प्रोडक्ट, तो क्या ये डॉट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं, मतलब ये यूनिट वेक्टर ax अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो ये कहीं ना कहीं ax के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है? हाँ सर। यस सर। वेक्टर ax अगर मैं इस वेक्टर a के साथ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिंपली उस कंपोनेंट को ले रहा है जो उसके अलोंग है वेक्टर में, वेक्टर a में। दैट्स इट। यस सर। तो अगर बेटा मैं ये बोलूं वेक्टर an डॉट बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं वेक्टर an डॉट बी फाइनल इज इक्वल टू वेक्टर an डॉट बी इनिशियल। मतलब फाइनल मीडियम में मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से सुनना, फाइनल मीडियम में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो वही रहता है चाहे जो इनिशियल मीडियम में था। कैन आई से? यस सर। तो कैन आई से द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ, देखो ये नॉर्मल और टेंजेंशियल जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेस है, तो क्या मैं इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये कमेंट कर सकता हूं कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज कंटिन्यूअस? यस सर। यस सर। डजंट मैटर वेदर देयर इज अ नॉन जीरो सरफेस करंट और जीरो सरफेस करंट, सरफेस करंट डेंसिटी से तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये फैक्ट। क्लियर? यस यस सर। सर। So what I can make the comment? I can make the comment using boundary condition that the normal component of magnetic flux density is continuous. Continuous मतलब जो पहले मीडियम में था वो बाद वाले मीडियम में भी है, कोई चेंज नहीं आया, सेम है, तो मतलब continuous है, that is the meaning. So I can make two comments. The first one, normal component of magnetic flux density is continuous. Clear? यस सर। Okay. The second statement which I can comment over here is tangential component of magnetic field intensity is discontinuous. Okay, हाँ सर। and it will be continuous if and only if the surface current density is 0. 0। क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर अगर Okay. इसमें नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी एफ के और बी आई के साथ ले लेते तो? बट दैट इज नॉट द थिंग, क्रॉस प्रोडक्ट बी एफ और बी आई के साथ लोगे सो दैट विल नॉट एक्चुअली बाउंड्री कंडीशन आपकी डॉट प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू। हम ये देखते हैं कि ये देखो मैंने जो फॉर्मुलेट किया है एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एच और बी में से किसका कंपोनेंट कंटिन्यूअस आ रहा है या डिसकंटिन्यूटी किस फैक्टर से आ रहा है। आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो दैट्स फाइन, बट दैट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट। ओके, वेक्टर an क्रॉस b फाइनल माइनस b इनिशियल, यू कैन जस्ट फाइंड आउट। दोनों मीडियम में आप कोई भी एग्जांपल न्यूमेरिकल ले लो, दोनों एग्जांपल में मतलब दोनों में करके आप ट्रीट करके देख लो। मेरी बात सर समझ में आ रही है या मतलब नहीं? म्यू एच ही तो लिखना है और म्यू बाहर बट निकाल म्यू लेंगे। दोनों मीडियम का सेम नहीं है। यस सर। ओके, आपने एक बहुत basically- अच्छा ऑब्जर्वेशन पॉइंट और अमृता मुझे अभी जस्ट रिमाइंड कराया। सेकेंड स्टेटमेंट देख लो, मैं चैट बॉक्स में पासवर्ड डाल देता हूँ फिर। थैंक यू अमृता, आपने एक पॉइंट मुझे रिकॉल करा दिया। मैं सर वो भी इसका कंडीशन हम लोग टेंजेंशियल और नॉर्मल अलग अलग करके से भी फाइंड कर सकते हैं, यही मतलब कर सकते हैं। या मैंने चैट बॉक्स में पासवर्ड डाल दिया है, आप लोग प्लीज अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ओके, जस्ट लिसन अनदर स्टेटमेंट। ऐसे तो आप कितने भी चाहो इसमें स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हो, एंड दैट समटाइम्स आस्क्ड इन द गेट एंड वेरियस केसेस। ओके, स्टेटमेंट क्या है? मैं सेकंड वाले पे ही आ रहा हूं, मैं फिर से सेकंड वाले पे आ रहा हूं। वेक्टर an डॉट बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज इक्वल टू 0। इसने मुझे क्या बताया? इसने मुझे बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस है। एग्री करते हो आप लोग? यस सर। अच्छा, अब अमृता ने जैसे मुझे आइडिया दिया कि b इज इक्वल टू म्यू इंटू एच लिख दूं, तो वेक्टर an डॉट म्यू एफ एच एफ माइनस म्यू आई एच आई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब म्यू एफ इंटू
normal component of magnetic field intensity is equal to mu I into normal component of magnetic field intensity HI. तो क्या Yes, sir. हाँ, तो क्या ये स्टेटमेंट ऐसा बताता है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ HF इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ HI? हाँ सर। फिर No, से sir. सुनो, mu F into normal component of HF is equal to mu I into normal component of HI. So will it says that normal component of HF is equal to normal component of HI? Sir, mu अलग है तो अलग अलग, मीडियम अलग अलग है. तो can I comment that the normal component of magnetic field intensity is continuous? no, sir. नहीं ना. अब ध्यान देना, normal component of magnetic flux density is continuous, but normal component of magnetic field intensity is never continuous, will never continuous along the interface. Clear? यस सर। ठीक है. Yes, sir. ओके, सो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन, इसी तरह से अगर मान लो करंट डेंसिटी 0 हो जाती है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन चेक करना टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर HF अपॉन म्यू मतलब B अपॉन म्यू आ जाएगा H की जगह. ठीक है. यस सर। Yes, sir. और सर कुछ भी हमें अगर बी निकल गया तो हम टेंजेंशियली हमें दूसरी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर म्यू1 म्यू2 है तो हम Yeah. उससे भी फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज द थिंग विच यू कैन मेक द कमेंट. तो 4 कमेंट टोटल आप बना सकते हो अगर मैं करंट डेंसिटी नॉन जीरो मानूं, और करंट डेंसिटी अगर मैं 0 एज्यूम कर देता हूं तो टोटल 6 कमेंट निकल जाएंगे. तो कमेंट एक्चुअली कुछ नहीं है, आपका ऑब्वियस सिंपल मैथमेटिक्स है. ओके, बट समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड, नॉट इट कैन, many times it has been asked in the gate examination in the ESE and PSUs. Very simple. Okay, clear? Okay, so today I'm going to end the session now. Actually मैंने promise किया था कि आज की क्लास में, बट आज नहीं, मैं कल की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल. दैट इज वेरी, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक. ओके, सो वेक्टर एंड स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड हाउ इट कैन बी कोरिलेटेड विद दिस एंटीना. एंटीना अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दूंगा हाउ कैन इट बी कोरिलेटेड विद एंटीना थ्योरी. एक्चुअली एंटीना नहीं बताऊंगा, बस कोरिलेशन बता दूंगा, क्योंकि एंटीना भी आपके कोर्स में है नहीं. ओके, एंड आई विल डिस्कस दिस वेक्टर एंड स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल टू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट क्लास. फाइन. और उसको खत्म करने के बाद हम मैक्सवेल्स इक्वेशन पे आएंगे एंड डेफिनेटली इट विल एंड दिस. आई थिंक इन द नेक्स्ट वीक विल कंप्लीट दिस यूनिट. इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट. ओके, so this is all about today's class. Now you all may leave. सर Thank क्विज you, का sir. टाइमिंग 3 बजे तक मत रखिएगा, क्लास रहती है हम लोग की. नहीं, आज नहीं रखा हूँ, मैं कल रखूंगा. हाँ कल सर क्लास रहती है. नहीं नहीं, मैं कल ही दोपहर में रखूंगा. ठीक है सर 3 बजे हम लोग की गेट की क्लास रहती है सर, कोचिंग की. कल. हाँ नहीं नहीं, मैं 1 से 2 रख दूंगा, वो चलेगा. 1 से 3 3:30 तक रहती है सर. ओके, 1 से 3:30 रहती है, तो मैं 4 से 5 कर देता हूँ. मैं 5 से 6 कर दूंगा शाम को, 5 से 6, 5 to 6. ठीक है. ओके, हाँ बेटा. थैंक यू सर. ओके, वेलकम बेटा.